नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका शिक्षा संदेश में। आज हम बात करेंगे यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट की कि उन दोनों के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह, उसके कॉन्फ्लिक्ट के पीछे की वजह क्या है, उस विवाद के पीछे की जड़ क्या है। तो हम बात करें यूएसएसआर की। सबसे पहले आपको बताता हूं यूएसएसआर की। तो यूएसएसआर में 15 कंट्रियां थी। आप इस मैप में देख सकते हैं कि जो 15 कंट्रियां थी, तो जब विघटन हुआ तो सारी जो कंट्रीज हैं वो अलग अलग हो गई। तो उनमें से एक कंट्री थी, कौन सी? यूक्रेन। आप मैप में देखिए, ये कंट्री यूक्रेन है और ये पूरा क्या है? रशिया है। तो एक वक्त था जब यूक्रेन भी रशिया का पार्ट हुआ करता था, पर 1991 में विघटन के बाद में ये अलग हो गया। अब हम बात करें इनके मतलब कॉन्फ्लिक्ट है जो उसकी वजह क्या है। तो कॉन्फ्लिक्ट की कई वजह हैं कि यूक्रेन का नाटो में सम्मिलित होना, और जो गैस पाइपलाइन है नॉर्ड स्ट्रीम है वो है, और क्रीमिया पर रशिया का कब्जा। तो इसके पीछे के कई कारण हैं। तो हम इसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे, धीरे धीरे एक एक चीज को समझेंगे कि मतलब क्या से क्या है, नाटो क्या है, यूएसएसआर क्या है, मतलब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में जानेंगे और इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जानेंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये यूक्रेन है, आपके सामने यूक्रेन रह गया, और ये रहा रशिया, और ये रहा यूरोप। तो यूरोप है और ये रशिया है। तो पूरा जो यूक्रेन है वह कहां घुसा हुआ है? यूरोप के बीच में ऐसे घुसा हुआ है। और ये इसका क्रीमिया है जिस पर किसका कब्जा है? रशिया का कब्जा है। अब बात कर ले हम थोड़ी यूएसएसआर की। तो ये इसका पूरा नाम था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक था, यूएसएसआर था, जिसका जन्म मतलब कब हुआ था? 1922 में, 1922 में इसका जन्म हुआ। और इसके अंदर 15 जो रिपब्लिक्स थे, 15 देश थे, वो उनका एक संगठन था। और इसका जब विघटन हुआ, जब ये टूटा, तो कब टूटा? ये 1991 में टूटा। अब बात करते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कैसा कॉन्फ्लिक्ट है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रशिया है, उसका अग्रेशन देखने को मिल रहा है इन दिनों में। रशिया ने अपनी जो सेना है, 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक यूक्रेन के बॉर्डर पर लगा दिए हैं। आप ये सैटेलाइट फोटो के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से कितने सैनिक हैं, कितनी मिलिट्री आपको यहाँ जो यूक्रेन के बॉर्डर पर आपको देखने को मिल सकती है। तो ये कहीं ना कहीं ये स्थितियां विकराल रूप ले सकती है, और ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक बड़ी आश्चर्यजनक और चिंता का विषय बना हुआ है। अब बात करें नाटो की। तो इसमें दो चीजें मतलब रोल प्ले कर रही है। कौन कौन इसके अंदर दो चीजों का खेल हो रहा है? किसका किस किस का खेल हो रहा है इसके अंदर? इसके अंदर खेल हो रहा है किसका? एक तो नाटो, और एक क्या? यूक्रेन, और एक रशिया। ये है। तो हमने यूएसएसआर की बात कर ली, और ये अब बात करेंगे किसकी? नाटो की। नाटो की बात क्यों करेंगे? क्योंकि जो यूक्रेन है वह किस में शामिल होना चाहता है? नाटो में शामिल होना चाहता है। तो हम पहले नाटो की बात करते हैं। तो नाटो की बात करें तो नाटो का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम वॉशिंगटन ट्रीटी भी कह सकते हैं, क्योंकि अप्रैल 1949 में वॉशिंगटन ट्रीटी के द्वारा ही इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था। इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं? इसके अंदर यूएस हैं, और कौन सी है? कनाडा है, और सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस इसके अंदर शामिल हुए थे। अगेंस्ट किसमें? यूएसएसआर के अगेंस्ट, मतलब यूएसएसआर था उसके विरुद्ध में ये एक संगठन बना था, नाटो। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे यूएसएसआर पावरफुल था, तो उसको काउंटर करने के लिए जो वेस्टर्न जो यूरोपियन कंट्रीज थी और जो अमेरिकन कंट्रीज थी, उन्होंने ये इसका एक संगठन बनाया कि कैसे जैसे रशिया को काउंटर किया जाए, यूएसएसआर को काउंटर किया जाए, उसके लिए एक संगठन बनाया इन्होंने। अब आप इस मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं, इस मैप के माध्यम से आप देखिए कि 1949 के अंदर कौन कौन सी जो कंट्रीज है उसमें सम्मिलित हुई, किसमें? नाटो में। तो वो थी बेल्जियम थी, कनाडा थी, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पुर्तगाल और यूनाइटेड किंगडम। फिर 1952 के अंदर ग्रीस और तुर्की, और 1955 में फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, और 82 में स्पेन हुआ, और फिर 99 में जो कीच रिपब्लिक था, हंगरी और पोलैंड किसके अंदर शामिल हुए? नेटो में। तो धीरे धीरे नेटो का जो ग्रुप है वो बहुत बड़ा होता गया साल दर साल। और 2000 के अंदर 2004 के अंदर बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवानिया, और
9 के अंदर 2009 के अंदर अल्बानिया और क्रोएशिया, और 2017 के अंदर मोंटेनिग्रो, और 2020 के अंदर नॉर्थ मैसिडोनिया। तो ये नॉर्थ मैसिडोनिया को आप याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसी भी जो एंट्रेंस एग्जाम है, बीए फॉरेन लैंग्वेज हो गया या फिर और अदर्स एग्जाम में भी आपसे ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल ज्वलंत मुद्दा है और इससे जरूर कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन सकता है। जो नाटो के प्रोविजंस की बात करें तो नाटो का प्रोविजंस है जो उसका अनुच्छेद 5 है, उसके अंदर एक बात कही गई कि अगर किसी भी नेटो के एक मेंबर है जो अलायंस का मेंबर है, अगर उसके खिलाफ अटैक होता है यूरोप के अंदर और नॉर्थ अमेरिका में, तो यह पूरा जो है वो पूरे ऑल मेंबर्स, मतलब जो सभी मेंबर हैं नेटो के, उसके खिलाफ युद्ध माना जाएगा, उसके खिलाफ अटैक माना जाएगा। मींस ये कहना है कि हम सब भाई भाई, हम मरेंगे भी साथ और जिएंगे भी साथ। ये है नेटो के प्रोविजंस। अब बात कर लें थोड़ी बहुत यूक्रेन की, क्योंकि यूक्रेन के बारे में भी जानना मतलब थोड़ा बहुत जरूरी है। तो ये यूक्रेन का फ्लैग है, ये यूक्रेन का फ्लैग, आप फ्लैग याद रखिएगा, बीए फॉरेन लैंग्वेज वाले मतलब फ्लैग पूछा जा सकता है उनसे। और यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वो कौन है इस टाइम पे? व्लादिमीर जेलेंस्की, और इसकी कैपिटल कीव है, और ये इसकी करेंसी रही। यूक्रेन एक ईस्टर्न यूरोप की जो मतलब कंट्री है, और ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, कहां की? यूरोप की। रशिया के बाद में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज इन यूरोप। और जो बॉर्डर है वो ईस्ट और नॉर्थ में, तो ये बॉर्डर किसके साथ शेयर करती है? बेलारूस, ठीक है। और नॉर्थ में पोलैंड, स्लोवाकिया एंड हंगरी के साथ, और वेस्ट में किसके साथ? रोमानिया एंड मोल्दोवा टू द साउथ में, ठीक है। और ये जो सी की बाउंड्री है उसकी किसके साथ लगती है? सी की बाउंड्री लगती है सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी के साथ में इसकी सी की बाउंड्री लगती है, ठीक है। तो ये 8वीं सबसे पॉपुलस कंट्री है कहां की? यूरोप की, और इसकी लार्जेस्ट सिटी मैंने बता दिया, यहाँ की कैपिटल कौन सी है? कीव है। तो ये बात हो गई यूक्रेन की। चलो आगे चलते हैं। अब बात होती है कि ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे स्टार्ट होता है। जो नाटो की बात हो गई, यूएसएसआर की बात हो गई, यूएसएसआर की बात हो गई, और किसकी बात हो गई? नेटो की बात हो गई, इन दो की बात हो गई। अब बात करते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कहां से होता है। तो 2008 के अंदर यूक्रेन है अप्लाइड मतलब अप्लाई करता है कि मुझे क्या करना है? ज्वाइन करना है नाटो। किसके साथ में? जॉर्जिया के साथ में अलायंस, विदाउट सिटिंग अ स्पेसिफिक डेट। तो मतलब जो नाटो ने उसको कहा कि तुम यूक्रेन भाई तुम ज्वाइन करना, किसके साथ में? जॉर्जिया के साथ में, और कोई स्पेसिफिक उनको डेट नहीं बताई कि तुम कब ज्वाइन करोगे। तो इसी ये बात रशिया को बुरी लग जाती है, क्या? यूक्रेन का नाटो ज्वाइन करना। तो रशिया डिनाई करता है किसको? रशिया नाटो को डिनाई करता है कि यह एक मतलब रशिया के खिलाफ क्या होगा कि ये मतलब जो मिलिट्री एक्शन होगा, मतलब मिलिट्री इंटरवेंशन होगा, आप इसको बंद कीजिए। और उसने नाटो से कहा कि आप यूक्रेन और उसके साथ साथ जो पहले यूएसएसआर के जो संगठन देश थे, आप उनको नाटो में शामिल मत करिए। ये किसने कहा? रशिया ने यूएसएसआर से, मतलब यूएसएसआर से नहीं, मतलब रशिया ने नाटो से कहा, सॉरी। पर रशिया मतलब जो नाटो था, नाटो ने इस बात का रिस्पांस देते हुए कहा कि रशिया आप गलत बोल रहे हो, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, और आप जो यूक्रेन के खिलाफ अग्रेशन दिखा रहे हो उसकी भी यूरोपियन यूनियन, यूके और यूएस ने कड़ी निंदा की कि आपका अग्रेशन है वो बहुत गलत है। किसके खिलाफ? यूक्रेन के खिलाफ जो आपका अग्रेशन है वो बहुत गलत है। अब ये बात तो हो गई किसकी? नेटो की। चलो आपको बात लग रहा होगी कहीं ना कहीं ये छोटी बात है, मतलब बात मतलब सुलझ सकती है, पर आपको एक बात बता दूं कि ये कॉन्फ्लिक्ट बड़े जो नेटो के संगठक देश हैं वह भी असमंजस की स्थितियों में है कि ये क्या पता विकराल रूप ले ले। तो ये बात है 2014 की। उस टाइम भी यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन थे? विक्टर यानुकोविच। तो उन्होंने मतलब एक एग्रीमेंट साइन करना था, कहां? नाटो में ज्वाइन होने का, या फिर यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन होने का, सॉरी यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन होने का एक एग्रीमेंट साइन करना था उनको, पर उन्होंने इससे डिनाई कर दिया। तो उनके खिलाफ जो यूक्रेन की जनता है वो सड़कों पर आ गई थी राष्ट्रपति के खिलाफ। तो इसी चीज का मतलब यूक्रेन के अंदर असंतोष फैला हुआ था, आंतरिक कलेश फैला हुआ था। इसी चीज का फायदा उठाकर, इसी चीज का फायदा उठाकर जो रशिया है वो यहां घुस गया। कहां पर? क्रीमिया में घुस गया कुछ हथियारबंद लोगों के साथ में, और उसने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। तो रशिया ऐसा पहले भी कर चुका है, तो कहीं ना कहीं ये डर पूरे यूरोपियन यूनियन, यूके और यूएस के अंदर बना हुआ है कि रशिया आने वाले वक्त में यूक्रेन पर भी कब्जा कर सकता है। और ये जो आप दो देख रहे होंगे यहां पर भी
जो धीरे धीरे जो रशियन सेपरेटिस्ट हैं, जो रशिया की तरफ जाना चाहते हैं, उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया है। तो कौन कौन से हैं? ये लुहांस्क और डोनेस्क। तो आप इन दोनों के नाम याद रखिएगा। अब एक बड़ा दूसरा कारण, ये कारण हो गया कि मतलब एक डर की बात हो गई कि क्यों डर है। तो डर आपको समझ में आ गया होगा कि क्रीमिया पर कब्जा कर लिया तो स्वाभाविक सी है कि वो यूक्रेन के बाकी हिस्सों पर भी कब्जा कर सकता है रशिया। अब बात करें एक बड़ी जो विवाद की जड़ है, वो है नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन। नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन जो है वह मतलब रशिया से यूरोप को गैस की सप्लाई होती है। और कहां से जाता है? वो यूक्रेन होते हुए जाता है। यूक्रेन होते हुए गैस की पाइपलाइन जाती है। तो यूरोपियन यूनियन है और जो यूरोप की कंट्रियां, उन्हें यह डर है कि अगर युद्ध होता है या युद्ध जैसी स्थितियां होती है तो जो रशिया है वह गैस बंद कर देगा, मतलब पाइपलाइन में जो गैस प्रवाहित हो रही है उसको बंद कर देगा। तो यूरोप तक गैस पहुंच नहीं पाएगी। और बड़ा इशू, एक दूसरा बड़ा इशू क्या है कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 एक गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। तो अब तक गैस पाइपलाइन कहां से होकर जाती थी? यूक्रेन से होकर जाती थी। पर इस बार यूक्रेन को दरकिनार कर दिया है और गैस जो है बाल्टिक सी से जाएगी। तो इसका जो रेवेन्यू है वो किसको नहीं मिलेगा? यूक्रेन को नहीं मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली भी यूक्रेन को कमजोर करने की कोशिश रशिया के द्वारा की जा रही है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट की यह भी बड़ी वजह है, क्योंकि जो गैस की पाइपलाइन है उससे यूक्रेन को बहुत अच्छा रेवेन्यू आता है और उसकी जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनमें एक बड़ा योगदान किसका मिलता है? नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन का मिलता है। और एक बड़ा मतलब जो क्रीमिया पर जो कब्जा करने का जो कारण था वो क्या था? क्रीमिया पर कब्जा करने का जो कारण था वो था उसका मतलब जो रशिया के पोर्ट हैं वो सारे मतलब आइस वाले पोर्ट हैं। वहां पर मतलब साल के छह महीने तक, छह मंथ तक मतलब बर्फ जमा रहती है। तो उसके पास में कोई भी चालू पोर्ट नहीं है जो पूरे साल चालू रहता हुआ। उसका सबसे बड़ा पोर्ट है व्लादिवोस्तोक, सबसे बड़ा पोर्ट, रशिया का सबसे बड़ा पोर्ट है। आप इसको याद रखिएगा बीए फॉरेन लैंग्वेज वाले, व्लादिवोस्तोक। पर व्लादिवोस्तोक में भी क्या सीन है कि वहां पर जहाज आने के लिए और जहाज जाने के लिए मतलब यहां जो जापान है उसका कब्जा है। सी ऑफ जापान में खुलता है, किसमें? सी ऑफ जापान में खुलता है ये। तो यहां पर जो बड़ा पैसा है वो किसको देना पड़ता है? जो टैक्स है वो किसको देना पड़ता है? जापान को देना पड़ता है। इसलिए रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। और क्रीमिया पे किसके कब्जा किया? आप ध्यान से देखिएगा, ये है एक छोटा सा मतलब अच्छा पोर्ट है, सेवेस्तोपोल। ठीक है, इस पर पूरा नियंत्रण हो चुका किसका? रशिया का पूरा नियंत्रण किस पर हो चुका है? इस पर। तो अब रशिया को जापान पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है और अब उसको एक मतलब ताजा गर्म पानी वाला जो पोर्ट है वो मिल चुका है। यहां बर्फ जमा नहीं होगी तो वो अपने आयात निर्यात को आसानी से यहां से कर सकता है और उसे जो पैसिफिक सागर था उस पर भी कब्जा मिल चुका है। अब बात करें गैस की पाइपलाइन की, तो गैस की पाइपलाइन का मैप भी आपके सामने है। तो कैसे ये जो गैस की पाइपलाइन देख सकते हो आप, कैसे रशिया से निकल के पूरे यूरोप में जा रही है। और यहां पर एक बड़ा कारण क्या है मतलब कॉन्फ्लिक्ट का, कि रशिया के अंदर भी गैस के भंडार हैं और यूक्रेन के अंदर भी गैस के भंडार है। और ये क्रीमिया वाला जो एरिया है इसके अंदर गैस के भंडार भरपूर मात्रा में हैं। तो अब यूरोपियन यूनियन भी चाहता है कि ये जो गैस के भंडार हैं उन पर हमारी पकड़ रहे और रशिया चाहता है कि जो गैस के भंडार हैं उस पर किसकी पकड़ रहे? रशिया की पकड़ रहे। तो जो मोटी मोटी वजह थी इनके कॉन्फ्लिक्ट की मैंने आपको समझा दी है कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या है। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा, जय हिंद, बाय बाय।